अपने ही रिश्तेदार अपनों के कत्ल कर देते हैं, ताकि आप लोग भी सतर्क रहे ऐसे रिश्तेदारों से। नमस्कार, मैं सानू चौहान, आप देख रहे हैं सच तक दुनिया। 6 जुलाई सन 2021 के करीब 7 बजने वाली थी। हमेशा की तरह कृष्ण स्वरूप अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। कृष्ण स्वरूप एयरफोर्स में अकाउंटेंट थे। कृष्ण स्वरूप का परिवार दिल्ली के पालन में रहता था। उनके परिवार में 3 लोग रहते थे। एक कृष्ण स्वरूप थे और उनकी पत्नी बबीता जो 55 साल की थी वो थी, और एक उनके बेटे जो 27 साल के गौरव वो रहते थे। उनके इकलौते बेटे थे और वे अपने बेटे को बड़े लाड दुलार से पाल पोस कर बड़ा किए थे। कृष्ण स्वरूप जैसे ही घर के द्वार पर पहुँचे तैसे ही उन्हें थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्हें रोजाना की तरह दरवाजे की घंटियां नहीं बजानी पड़ी, क्योंकि उन्हें रोजाना की तरह दरवाज़ा की घंटी बजाते थे तभी दरवाज़ा उनका खुलता और वे घर में प्रवेश करते थे। लेकिन उस दिन उन्हें घर का घंटी नहीं बजानी पड़ी और दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, इसीलिए उन्हें थोड़ा शक होने लगा। जैसे ही कृष्ण स्वरूप घर में प्रवेश करते हैं वैसे ही अपने बेडरूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी 55 साल की पत्नी बबीता जमीन पर नीचे गिरी पड़ी रहती है और चारों तरफ ब्लड यानी खून बह रहता है। वे सोच ही रहे थे बुलाने की, अपने बेटे की कोशिश कर रहे थे, तभी वह जाते हैं दूसरी तरफ यानी अपने बेटे के बेडरूम में। देखते उधर भी उनका बेटा जमीन पर गिरा पड़ा रहता और ये जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी ये आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसियों वहाँ पर पहुँचते हैं और पड़ोसी भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हीं पड़ोसियों में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस आती है, देखती है चारों तरफ कपड़े फैला रहता है, जो बेड शीट रहता है वो भी उखड़ा पड़ा रहता है और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है चेकअप में। और घर में सारी जो सामानें थी सब बिखरी पड़ी रहते थे और ये खबर धीरे धीरे रिश्तेदारों को मालूम पड़ता है और पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उन पड़ोसियों से भी पूछताछ करना चालू कर देते हैं यानी पुलिस प्रशासन लोग, और वहीं पर रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। लेकिन उन्हें शक होता है कि अगर चोर आता तो चोरी नहीं करता, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि अगर हम इन लोगों को मर्डर कर, लेकिन उनके घर का एक भी सामान गायब नहीं था। बस उनका जो सामान कपड़े बिखरा पड़ा था, अलमारी खुली थी और उनके जो सोने जेवरात थे वो भी गायब नहीं थे, क्योंकि उनके जो सोने और जेवरात थे वो सब अकाउंट में रखते थे कृष्ण स्वरूप, और जो जितने पैसे भी थे वो भी वह अपने अकाउंट में रखते थे। पुलिस भी बड़ी आश्चर्यचकित पड़ जाती है, आखिर यह घटना कैसे हुआ, और पुलिस बड़ी बारी से इस घटना को जांच पड़ताल करते, क्योंकि ये मामला एक एयरफोर्स में अकाउंटेंट की अधिकारी की मामला थी, इसलिए पुलिस बड़ी बारीक तरीके से इसे जांच कर रही थी। फिर दोनों बॉडी को शमशान घाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं पर कातिल का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। जब जाते हैं देखने तो वहाँ सीसीटीवी रहता है, लेकिन डिस्कवर नहीं रहता है, वह गायब रहता है। तो पुलिस को बड़ी आश्चर्यचकित पड़ती है,
कहती आखिर जो कोई भी आएगा सिर्फ चोरी ही करेगा, उसे ये सब जगहों पर मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ सीसीटीवी रखा है, क्योंकि सीसीटीवी का जो डिश कवर रहता है वह गायब रहता है। इसीलिए पुलिस का शक और बढ़ जाता है। ये डबल मर्डर लूटपाट तो नहीं लग रहा है, यह एक साजिश लग रहा है। तब पुलिस प्रशासन जाते हैं कृष्ण स्वरूप से, पूछते हैं कि कहीं आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है या फिर किसी से रंजिश झगड़े तो नहीं हैं। तो कृष्ण स्वरूप सोचकर बताते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारा किसी से झगड़ा या फिर किसी से विवाद नहीं था। और वहीं कृष्ण स्वरूप के बेटे के भी जितने उनके दोस्त थे, जितने उनके रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदारों से और 27 साल के गौरव थे, उनसे भी जो संपर्क लगाए हुए थे यानी दोस्ताना जो किए थे, उनसे भी पता लगाते कहीं इनके बेटे का किसी से दुश्मनी नहीं था। लेकिन बेटे का भी दुश्मनी किसी से नहीं रहता है। अब सवाल ये था कि डबल मर्डर किस साजिश से किया गया था। यानी आसपास के पड़ोसियों से पूछने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है जिससे लगे कि कोई साजिश या दुश्मनी हो। पुलिस को ब्लाइंड मर्डर बन गया था। पुलिस लगातार घर में आ रही थी और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही थी। फिर पता चलता है कि कृष्ण स्वरूप का जो बेटा यानी गौरव जो 27 साल का है, वह एक कंप्यूटर ऑफिस में काम करता था। लेकिन लॉकडाउन के समय उस कंप्यूटर यानी जो नौकरी करते थे उनका नौकरी छूट गया था और वह गौरव यानी उनका बेटा अपने माँ के साथ घर पर ही रहता था। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पुलिस ने फिर से शुरुआत से जांच पड़ताल करना शुरू किया, क्योंकि घर पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उसका डिस्कवर नहीं था। तो पुलिस ने सोचा कि आसपास के पड़ोसियों के घर में लगा तो होगा ही। तब पुलिस ने आसपास के पड़ोसियों से पता लगाने की कोशिश की, कहीं सीसीटीवी कैमरा तो लगा तो नहीं है। लेकिन पुलिस को मिल ही जाता है। तब पुलिस को यानी कृष्ण स्वरूप के जो घर के मोड़ पर यानी जाने के लिए जो रास्ता रहता है वहीं पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और उसी से पता चलता है कि पहले तो बहुत कुछ देखते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर बाद में 4 सेकेंड यानी सीसीटीवी वीडियो मिलता है। उसमें एक व्यक्ति रहता है जो अपने चेहरे पे गमछे से चेहरा अपना ढका रहता है। उसके हाथ में एक डीवीआर रहता है। लेकिन पुलिस शक करती है कि कहीं ये व्यक्ति के हाथ में डीवीआर तो नहीं है। उस सीसीटीवी फुटेज यानी वीडियो को निकलवाते हैं पुलिस प्रशासन और निकलवा कर सभी पड़ोसियों से पूछते हैं कहीं ये व्यक्ति को आप लोग देखे तो नहीं हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम रहता है। कहते हैं ये हम इस व्यक्ति को कभी नहीं देखे। तब पुलिस ने पालन के दुकानदारों और ई रिक्शा चालक से पूछताछ करते हैं, यानी कई लोगों से पूछताछ किए लेकिन उन लोगों को नहीं मिलता है। तभी एक ई रिक्शा चालक यानी बैटरी ई रिक्शा चालक आता है और कहता है कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं। तब वो लोग पूछते हैं कि इस व्यक्ति को आप कैसे जानते हो। तब वह कहता है कि हम इस व्यक्ति को ऐसे जानते हैं कि वह जब मेरे पास आया बैठने के लिए रिक्शा पर, तब मैं देखा कि उसके हाथ पर खून के कुछ धब्बे पड़े हुए थे और उसके कपड़ों पर कुछ धब्बे या निशान पड़े हुए थे। जब मैंने पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला। तब वह व्यक्ति कहा कि हमें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दोगे। तब वह कहा ठीक है चलिए हम छोड़ देते हैं, आइए बैठिए हमारे रिक्शा में।
और वह लेकर जाता है मेट्रो स्टेशन तक ले, यानी जहाँ से उस व्यक्ति को बैठाया था वहाँ से लेकर उस मेट्रो स्टेशन तक ले 30 रुपए की किराया होता है। और वह व्यक्ति 30 रुपए देता है, यानी पहले 20 रुपए देता और फिर 10 रुपए देता। 10 रुपए जो रहता है बड़ी बुरी तरह से फटी रहती है। ई रिक्शा चालक कहता है कि ये हम नहीं लेंगे। फिर वह व्यक्ति कहता है कि हमारे पास बस यही 30 रुपए है और बकिया हमारे पास 500 के नोट है और हमारे पास छुट्टे नहीं है। लेकिन ई रिक्शा चालक कहता है नहीं, हमें तो चाहिए। और उन दोनों में कुछ समय के लिए बहस हो जाती है और उन लोगों में विवाद भी हो जाता है। तब वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, कहता है चलिए अच्छा ठीक है, आप पेटीएम चलाते हो? तब ई रिक्शा चालक कहता है हाँ हम चलाते हैं। ई रिक्शा चालक को 30 रुपए पेटीएम कर देता है वह व्यक्ति। तब पुलिस प्रशासन की कुछ आंखों में चमक दिखाई देता है और फिर पुलिस प्रशासन कहते हैं क्या तुम उस व्यक्ति का नंबर लिए हो? तब कहते हैं जी साहब हम लिए हैं। तब पुलिस प्रशासन ने उस व्यक्ति का नंबर निकलवाते हैं और जब पता निकलवाते हैं कि ये तो एक अभिषेक नाम का व्यक्ति का है ये नंबर, और फिर उसके बाद पता लगाते हैं कि यह व्यक्ति कहाँ के है और कहाँ पर रहने वाला है। तब यह फिर पता चलता है कि कृष्ण स्वरूप का बहन का बेटा है, यानी उनकी कृष्ण स्वरूप की पत्नी बबीता की बुआ का लड़का रहता है। क्योंकि पुलिस आश्चर्यचकित भी हो जाती है क्योंकि वह व्यक्ति पुलिस प्रशासन के साथ रहा। जहां डबल मर्डर हुआ था वहां वह व्यक्ति सुबह से मौजूद था, अंतिम संस्कार के लिए भी था, जहां पोस्टमार्टम किया जाता है वहां तक भी वह व्यक्ति था। और जैसे जैसे रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही थी और आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही थी, तब भी वह व्यक्ति वहां पर मौजूद था। कातिल पुलिस के आंखों के सामने थी लेकिन पुलिस उसे देख नहीं पा रही थी। फिर वह व्यक्ति पुलिस प्रशासन पर दबाव भी डालता है, कहता है कि आखिर हमारी बुआ और हमारे भाई का कत्ल कौन किया है, यानी यह घटना किसने किया है, जल्दी से आप पता लगाइए। यानी पुलिस प्रशासन पर वह दबाव भी डालता है और कातिल पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने रहता है लेकिन पुलिस प्रशासन उसे देख नहीं पाता। और फिर पुलिस प्रशासन ने उस कातिल के घर पर जाकर देखते हैं और उसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लेती है और तब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ करना चालू कर दी। इस कातिल का वजह भी पुलिस जानना चाहती थी, आखिर यह घटना तुमने कैसे किया? तब अभिषेक ने कहा कि ये डबल मर्डर हमने ही किया है। तब पुलिस ने अभिषेक से पूछते हैं कि कहते हैं कि आखिर यह डबल मर्डर तुमने किस लिए किए? तब अभिषेक ने बताया कि हमने कुछ दिन पहले अपने बुआ के घर पर आया और शाम तक उनके साथ बैठकर भोजन भी किए, यानी खाना भी खाए। खाना खाने के बाद वह अपने यानी बुआ के बेटे यानी अपने भाई के साथ वह रूम में चला गया टीवी देखने। और बुआ उसे बार बार प्रेशर डाल रही थी, कहती है कि तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे? तब अभिषेक बताता है, कहता है कि लॉकडाउन के पहले ही मेरी बहन की शादी थी और मैं अपनी बुआ से 50,000 रुपये लिया था। लॉकडाउन की वजह ना जाने कितनी लोगों का बेरोजगार हो गए क्योंकि उनकी नौकरियां बंद हो गई और बहुत से लोग बेरोजगार होकर घर पर बैठ गए थे। और उसी दौरान अभिषेक का भी जो काम करता था वह बंद हो गया था। कहीं से 1 रुपए आने का रास्ता नहीं दिख रहा था और उनकी बुआ बार बार प्रेशर डाल रही थी, कहती है कि मेरा पैसा कब लौटाओगे? वह कहता है कि चलिए बुआ मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। वह चला जाता है भाई के यानी गौरव के रूम में टीवी देखने। तभी उसकी बुआ
फिर कहती है कि अभिषेक मेरा पैसा कब दोगे। तब उसे बहुत गुस्सा आता है, सोचता है कि मेरी बुआ सब कुछ मेरे घर की हालत जान रही है, फिर भी हमसे पैसा क्यों मांग रही है और हमें यह जलील भी कर रही है। और इसी गुस्से में आकर वह एक डंपर रहता, वह डंपर उठाकर लेकर जाकर अपने बुआ के सिर पर लगातार मारने लगता है। और उसी समय बुआ जो अभिषेक के रहते जमीन पर गिरते और तुरंत खत्म हो जाती, यानी उसी समय उनकी मौत हो जाती है। और पूरी तरह से जितनी वह रूम में रहते हैं उस रूम में खून बिखर जाता है, यानी चारों तरफ खून ही खून पड़ा रहता है। तब अभिषेक सोचता है कि अब तो हम पकड़ा जाएंगे। तब वह दूसरे रूम में जाता है, यानी अपने बुआ के बेटे के, यानी जो उसका भाई है उस रूम में जाता है और उसी डंपर से अपने बुआ के बेटे की, यानी अपने ही भाई को वह मारने लगता है। वह तब तक मारता है जब तक ले वह व्यक्ति खत्म नहीं हो जाता। मारते मारते उसे खत्म कर देता और फिर वह बाहर निकालता और सारा सामान बिखेर देता ताकि यह मामला चोरी का लगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि कत्ल करके और पुलिस को गुमराह करने के लिए सारी सामानें बिखेर देते हैं ताकि यह मामला चोरी का लगे। अभिषेक एक गमछा लेता और गमछा से अपना चेहरा ढक कर चला जाता है और फिर उसने एक मेट्रो रिक्शा चालक बुलाकर बैठ जाता और बैठकर वह अपने मेट्रो स्टेशन पर जाता है और वहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने घर पर पहुँच जाता है। घर पर पहुँचने के बाद वह ऐसे जाता है जैसे वह कुछ किया ही नहीं था। और फिर कृष्ण स्वरूप के घर से अभिषेक के घर पर फोन आता है, वहाँ पर ऐसे ऐसे घटना यानी डबल मर्डर हुआ है। तो उनके घर वाले सुनकर बड़े आश्चर्यचकित होते और वैसे ही अभिषेक भी करता है, सोचता है कि यह कैसे हुआ, यह घटना कैसे हुआ। और अभिषेक अपने माता पिता के साथ उस अपने बुआ जो कत्ल किया था उस बुआ के घर पर जाता है और वहाँ पुलिस के सामने रहता है, लेकिन पुलिस को गुमराह करते हुए वह उन्हीं के लोग उन्हीं को चकमा देकर उन्हीं से कहता है कि यह घटना का जल्दी जल्दी खुलासा कीजिए, आखिर यह कत्ल किसने किया है। इस समय अभिषेक पुलिस के कस्टडी में है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और वहीं कृष्ण स्वरूप उसे प्रशासन से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और उसे जिंदगी भर अफसोस होगा कि यह मैं कदम किस लिए उठाया और क्यों उठाया। हमारा ये मतलब नहीं कि आपका दिल दुखाना, आपको तकलीफ करना, ताकि आप लोग भी सतर्क रहे ऐसे से रिश्तेदारों से। अपने ही रिश्तेदार अपनों के कत्ल कर देते हैं। नमस्कार, मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ।